गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंट एंजल्स की ऑनलाइन क्लास में आज हम पुस्तक कृतिका से पार्ट 2 मेरे संग की औरतें पढ़ेंगे, जिसके लेखिका हैं मृदुला गर्ग। मेरे संग की औरतें आत्मकथात्मक निबंध है। इसमें सुप्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने तथा अपने परिवारजनों के प्रेरक प्रसंगों का वर्णन किया है। देखिए आगे किस प्रकार लेखिका ने अपने पारिवारिक जनों से प्रेरित होकर उनके प्रसंगों का वर्णन किया है, आगे अपने इस पाठ में पढ़ेंगे। मेरी एक नानी थी। लेखिका कहती हैं कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। नानी उसका असली मर्म समझ में आया। नानी से कहानी भले ही ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना था कि मेरी नानी कैसी थी। मर्म से तात्पर्य है भेद या रहस्य। भेद या रहस्य। बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वह एकदम मुंहजोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके 2 स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग रह गए, सब हैरान हो गए कि जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था, हैरानी की बात थी। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए बर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमावरदार से हो। बेटी की शादी साहबों के फरमावरदारों से हो। आप अपनी ही आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया, दरअसल वे निजी जीवन में भी कभी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। तो कुछ हमने इस पैराग्राफ में आपको शब्दार्थ बताए थे, एक बार फिर से सुनिए। मर्म में भेद रहस्य पारंपरिक होता है, परंपरा से चली आ रही। पर्दानशी, पर्दा करने वाली स्त्री। बैरिस्ट्री, कानून की पढ़ाई या बैरिस्टर के पद के लिए पढ़ाई। विलायत, विदेश के लिए आता है। बसर करना, व्यतीत करना या बिताना। आकांक्षा,
इच्छा, इजहार, अपनी किसी बात को प्रकट करना, खुद, स्वयं, करीब, नज़दीक, मुंहजोर होना, बहुत बोलना, लिहाज, शर्म या लज्जा। स्वतंत्रता सेनानी, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला सैनिक। दंग रहना, हैरान हो जाना, मुंह खोलकर, पर्दे के बिना, पर्दा हटाकर, अजनबी, अनजान, नज़ाकत, जरूरत, भावना या मांग, बर्बाद या नष्ट होना, फौरन, तुरंत, हुजूर, दरबार, हैरतअंगेज, हैरानी भरा, फरमाबरदार, आज्ञाकारी, बेखबर, अनजान, जुनून, पागलपन, आजाद ख्याल, स्वतंत्र विचारों वाली, साझेदारी, सहयोग, उबाऊ, उबाने वाला, मजबूर, विवश। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांत के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात रात भर जागकर वह उसे पहनने का अभ्यास करती जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई, पोंछी और छींके पर टांग दी। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थीं। पहली यह कि हिंदुस्तान के तमाम वंशियों की तरह उन्हें ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे। बाकी चेहरे, मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते, जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी, खाली और शोहरत में सिर करता रहे। दबदबा उसकी सहाबी ससुर का ही था। जो दबदबा था वो किसका था? सहाबी ससुर का ही था। एक आन बान शान पहले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती है? मतलब एक तो अपनी लड़की सौंपी, नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएं थीं जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थीं। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत, उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी, निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वह परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। इस प्रकार यहाँ पे लेखिका यहाँ पर अपनी नानी के बारे में बता रही हैं कि किस प्रकार उनका व्यक्तित्व अपने जीवन में रहा और किस प्रकार उन्होंने उनकी माता या माँ के प्रति उन्होंने अपने घर में या अपने पति से उनके भविष्य के लिए अपने विचार व्यक्त किए। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवा करते, हम पे बैल है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवाय घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिता जी भी। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ की आज़ादी का जुनून कम हो जाता।
वह भरपूर था, अपने तरीके से वह उसे भरपूर निभाती रहती थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। वे जिस चीज़ से पूछकर उसके प्रति या उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से निभाते थे। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में व्यतीत होता था, बाकी साहित्य चर्चा में, ये संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह किसी भी चीज़ की उनसे अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वे पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। सहाबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में 2 कारण आए। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और वे एक की गोपनीय बात को दूसरे तथा जाहिर नहीं होने देती थी। मतलब किसी की भी गोपनीय बात को वे किसी के सामने प्रकट नहीं करती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला, दूसरे के कारण घर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारे भी थीं। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूब निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वह एक बहन के दूसरे के नाम क्यों ना हो, और माँ ये जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजित्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए।